वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर्स विच वर फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में 3 वॉर्स हुई थी। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे हाउ पोर्तुगीज लूज फेवर विद मुगल्स। क्या होता है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच्ड सूरत एंड ही ब्रॉट with him a letter from James I. And who was James I? He was the king of England at that time. And requesting permission to do business in India. उस लेटर में क्या था कि वो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी परमिशन वो लेना चाहते हैं। ठीक है, और वो मुग़ल कोर्ट ऑफ जहांगीर आ जाता है वहाँ पे वो लेटर उनको देने के लिए। अब क्या होता है वहाँ पे कि जहांगीर जो है साथ में जितने भी हॉकिंस गिफ्ट लेके आता है वो उनको एक्सेप्ट कर देता है और उसको बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। हॉकिंस टर्की लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानता था, जिस वजह से एम्परर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे। ठीक है, और उस हॉकिंस से खुश होकर वे उसे मानसबदार जो है अपॉइंट कर देता है और साथ में 30,000 उसकी सैलरी रखता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है हॉकिंस, और हॉकिंस ने उससे पहले इतनी सैलरी रिसीव नहीं की होती है। ठीक है, हॉकिंस साथ में ही एक अर्मेनियन क्रिश्चियन मुबारक शाह की बेटी के साथ वहाँ पे शादी कर लेता है। ठीक है, मुबारक शाह की बेटी के साथ शादी कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है कि पोर्तुगीज़ अब जो है बहुत रोकते हैं उनको, इंग्लिश शिप्स को वो एंटर होने से रोकते हैं कि वो सूरत पोर्ट पे ना आए। अब जब वो हॉकिंस मतलब कि हार जाता है, मतलब नहीं कामयाब हो पाता है, तो वो 1611 में वापस चला जाता है इंग्लैंड। अब अगेन इंग्लिश शिप ड्रैगन अंडर कैप्टन बेस्ट फिर से वो आते हैं और जो वो सक्सेसफुली पोर्तुगीज़ को हरा देते हैं। ठीक है, और जहांगीर जो है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब जो भी एडवांटेज शाहजहाँ और अकबर के टाइम में पोर्तुगीज़ ने एंजॉय किए थे वो जो है जहांगीर के आने के बाद जो है दे लॉस्ट फॉर एवर। वो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इनटू इंडिया एंड द कार्नेटिक वॉर्स। अब हमने मैरिज ट्रीटी के बारे में पढ़ लिया कि चार्ल्स सेकंड और कैथरीन की शादी हो जाती है ताकि पोर्तुगीज़ और ब्रिटिश के रिलेशन अच्छे हो जाएं, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि 46 से स्टार्ट हुई थी, 48 तक चली थी। इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुई थी। अब फ्रेंच फोर्सेस की ओर से उनके डुप्ले गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश की ओर से लॉरेंस जो कि मेजर थे। अब इन दोनों के बीच में ये फाइट होती है और अनवरुद्दीन खान उस टाइम कर्नाटक के गवर्नर थे। ठीक है, सॉरी नवाब थे, आई एम रियली सॉरी, नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे वो थे अनवरुद्दीन खान। अब क्या होता है, डुप्ले क्या करते हैं, कैप्चर कर देते हैं मद्रास को। ठीक है, मद्रास पहले किसके पास था, इंग्लिश के कंट्रोल में था। अच्छा, रीज़न क्या होता है इस वॉर का कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ना ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रही है जो कि यूरोप में 1740 से चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे लड़ रहे हैं ये, तो हम यहाँ पे भी लड़ लेते हैं, तो वो इंडिया में भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब इंग्लिश जो है वो हेल्प लेते हैं नवाब ऑफ कर्नाटक, दैट इज़ हु वाज अनवरुद्दीन खान, उसकी हेल्प लेते हैं। अब नवाब फ्रेंच फोर्सेस को कहते हैं कि मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस कर दो, इसलिए वो बहुत बड़ी आर्मी जो है फ्रेंच फोर्सेस के लिए वो भेज देते हैं। बट ये छोटी सी आर्मी जिसमें बहुत से कम सोल्जर थे, कम फ्रेंच फोर्सेस जो हैं वो उनको हरा देते हैं। ठीक है, इन 1746। अब मद्रास जो है वॉज गिवन बैक टू, अब इनके बीच में एक वॉर कैसे एंड होती है, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। ठीक है, ट्रीटी होती है और इससे क्या होता है कि मद्रास जो है वो वापस इंग्लिश को दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर लुइसबर्ग। ठीक है, इन नॉर्थ अमेरिका टू फ्रांस, मतलब लुइसबर्ग फ्रांस में वापस दिया जाता है फ्रांस को। नॉर्थ अमेरिका में जो वॉर हो रही है ना ऑस्ट्रियन सक्सेशन की, वहाँ पे जो है लुइसबर्ग फ्रांस को वापस दे दिया जाता है और यहाँ पे इंडिया में मद्रास वापस इंग्लिश को दे दिया जाता है। ये थी फर्स्ट वॉर। अब सेकंड कार्नेटिक किसके बीच में होती है, सेकंड कर्नाटिक वॉर बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटक। अब जो पहली और थर्ड
वॉर होती है ना कर्नाटक की, उसमें इंडिया रीज़न नहीं होता है, बट सेकंड में जो है सेकंड कर्नाटक वॉर का रीज़न इंडिया ही है। अब देखिए क्या होता है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद और नवाब ऑफ कर्नाटक, इनके बीच में जो है ये अब ये वॉर हो रही है कि जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद मुज़फ़्फ़र जंग और नासिर जंग के बीच में ये वॉर हो रही है कि कौन नेक्स्ट निज़ाम बनेगा। एंड नवाब मोहम्मद अली और चंदा साहिब के बीच हो रही है कि कौन नेक्स्ट नवाब कर्नाटका का बनेगा। ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1749 में और 1754 तक चली। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो असफ जाह थे उनकी डेथ हो जाती है 1748 में। अब पावर स्ट्रगल जो है स्टार्ट हो जाती है बिटवीन हिज ग्रैंडसन एंड सन। अब सन ग्रैंडसन बट थ्रू हिज डॉटर। ग्रैंडसन थे मुज़फ़्फ़र और उनके बेटा था नासिर जंग। अब ये इनके बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है कि कौन नेक्स्ट निज़ाम बनेगा। ठीक है, अब ग्रैंडसन थे मुज़फ़्फ़र और सन थे नासिर। अब क्या था नासिर जंग। अब नासिर जंग को सपोर्ट कौन कर रहे थे, अनवरुद्दीन खान, जो कि हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में पढ़ा था कि अनवरुद्दीन जो है इंग्लिश जो है अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे, या ये दो एक साथ थे। तो अब अगर ये नासिर जंग को इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं तो मुज़फ़्फ़र को कौन करेंगे, फ्रेंच। और बैटल ऑफ अंबर जो है इनके बीच में हो जाती है, उस बैटल को बैटल ऑफ अंबर कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट है टसल ऑफ नवाबशिप। अब साथ साथ में ही नवाबों के बीच में भी हो रही है लड़ाई कि कौन नेक्स्ट नवाब बनेगा। अब मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन के बेटे थे और चंदा साहिब जो कि सन इन लॉ थे अली खान के। अली खान कौन है, अब फॉर्मर नवाब ऑफ कर्नाटक, ठीक है, उनके बेटे सन इन लॉ थे चंदा साहिब। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये आफ्टर अनवरुद्दीन डेथ, जब अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है उनका बेटा जो है त्रिची भाग जाता है, यहाँ से चला जाता है। अब चंदा साहिब बन जाते हैं फिर नवाब। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कि मुज़फ़्फ़र को मार दिया जाता है। ठीक है, और फ्रेंच क्या कर देते हैं, सलाबत जंग जो कि असफ जाह के बेटे थे उनको निज़ाम बना दिया जाता है। ठीक है, सलाबत जंग बन जाते हैं हमारे निज़ाम और चंदा साहिब बन जाते हैं हमारे नवाब। ठीक है, ये नवाब बन गए चंदा साहिब और सलाबत जंग बन जाते हैं निज़ाम। ठीक है, चंदा साहिब और सलाबत जंग बन जाते हैं निज़ाम और चंदा साहिब बन गए नवाब। आगे क्या, अब उस टाइम क्या था कि त्रिची जो था वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ चंदा साहिब। ठीक है, अब चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, हमने पहले भी पढ़ा। बट त्रिची फोर्ट जो है, त्रिची फोर्ट किसके कंट्रोल में था, मोहम्मद अली के। और इंग्लिश ने डिसाइड किया कि अब वो मोहम्मद अली को सपोर्ट करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव आरकोट पे अटैक कर देते हैं विच वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक एट दैट टाइम, और ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं। बहुत सी बैटल्स होती हैं उसके बाद और उनमें से किसी एक बैटल में चंदा साहिब को मार दिया जाता है। दस मोहम्मद अली बन जाते हैं लास्ट में नवाब। अब डुप्ले को ना वापस फ्रांस बुला दिया जाता है कि भाई तुम वापस आ जाओ, तुमने बहुत वहाँ पे लड़ाइयाँ करवा दी, हमारा काम सिर्फ वहाँ पे ट्रेड करना है, हमने कोई वॉच नहीं करनी, इसलिए उथल पुथल बहुत मचा दी, तुम वापस आ जाओ। और उसकी जगह पे वो चार्ल्स रॉबर्ट गुदेहू को यहाँ पे भेज देते हैं और रॉबर्ट गुदेहू एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिसमें ये था कि इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे इंडिया के साथ, कोई फाइट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे वो आकर ट्रेड करेंगे। तो इसी के साथ सेकंड कर्नाटिक वॉर एंड होती है। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में हम पढ़ते हैं। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर थी 1757 से 63 तक चली, ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में थी। अब फ्रेंच की ओर से थे काउंट डी लैली गवर्नर और सर आयर कुड लेफ्टिनेंट जनरल थे ब्रिटिश की ओर से। ठीक है, 1756 में क्या होता है, 7 ईयर वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप। अगेन इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस ने चंदा नगर बंगाल से छीन लिया। अब क्या होता है, फ्रेंच इन फोर्ट सेंट जॉर्ज, अब क्या कहते हैं, फ्रेंच आर्मी सेंट जॉर्ज पे कब्जा कर लेते हैं एंड अटैक करते हैं इंग्लिश
अंग्रेज़ों पे फिर से टू एक्वायर मद्रास। अब वो फिर से उनसे मद्रास लेने की कोशिश करते हैं, बट लाली जो हैं वो डिफीटेड बाय इंग्लिश फोर्सेस। लाली जो हैं वो फिर से हार जाते हैं और ब्रिटिश यहाँ पर जीत जाते हैं। और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो कि 1760 में होती है, जिसमें लाली जो है वो काउंट डी लाली हार जाते हैं और जो आयरकूट हैं वो जीत जाते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब फ्रेंच साथ में और पौंडीचेरी माहे के कराईकल सब जो हैं ये लॉस हार जाते हैं ये सब, और ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये वॉर एंड कर दी जाती है। अब वहाँ पे भी वॉर एंड हो रही है तो ये ट्रीटी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटी की। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चंदानगर और पौंडीचेरी जो है वापस फ्रांस को दे दिया जाएगा, बट वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते, ना ही कोई फोर्टिफिकेशन करेंगे, वो सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, अपनी कोई वॉर ट्रूप नहीं रखेंगे वो, ठीक है, कोई ट्रूप नहीं रखेंगे, और सिर्फ यहाँ पे उनको क्या करना है, बिजनेस करना है। इससे क्या रिजल्ट होता है, ब्रिटिश एज द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन इंडिया। अब कोई भी इनके पास नहीं है जो जिसके साथ इनको कोई फाइट करनी है, अब ब्रिटिश ही इसके बाद जो है यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।